हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हम लेकर के आ गए हैं। फिर से यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 2 आपका रहेगा। जो हमारा थ्योरी वाला सेशन चल रहा है उसमें चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट आपको करा दिया है और यहाँ पे आपका चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, ध्वनि और तरंग। तो ध्वनि और तरंग के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में आप पूरा सीख जाएंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अब आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, तो इसके बाद जो है आप सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस बस करिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है इस टॉपिक को सरल शब्दों में, और आप अगर यहाँ पर पूरा वीडियो देखते हैं ना तो देखिए आपकी सारी डाउट जो है सभी क्लियर हो जाएंगे और जो भी लगता है कि सर ये हमको कठिन लगता था वो आसान लगने लग जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और सही समय है आपका सब्सक्राइब करने का, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, तो देखिए हम तरंग से पहले चालू करेंगे क्योंकि ध्वनि भी एक प्रकार का तरंग है, तो पहले हमको तरंग को समझना आवश्यक होगा। तो देखिए ये प्रयोगशाला परिचारक का सीरीज़ हमारा चल रहा है सामान्य विज्ञान का। यहाँ चैप्टर 2 थ्योरी लेकर के आ गए हम लोग। MCQ क्लासेस लगातार चल रहे हैं, वो चल ही रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर 2 तरंग और ध्वनि का थ्योरी क्लास है। पूरा चैप्टर एक बार पढ़ो, अच्छे से याद हो जाएगा, इतना ही पढ़ना है आपको। ओके, तो देखिए सबसे पहले तरंग क्या है, तो ऊर्जा के संचरण का विज्ञान है। तरंग क्या है, ऊर्जा के संचरण का विज्ञान है और इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिसको वेव्स भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो तरंग की परिभाषा की अगर बात करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तरंग ऐसी प्रक्रिया है जिससे ऊर्जा का संचार होता है जबकि माध्यम के कण स्थायी रूप से नहीं हटते। माध्यम के कण नहीं हटते बल्कि अपनी संतुलन स्थिति के चारों ओर कंपन करते हैं। कण अपना जो है स्थान नहीं बदलते, कण जो है विस्थापित नहीं होते, बस एक कण से दूसरे कण में क्या करते हैं, ऊर्जा संचारित करते हैं। इस तरह से जो है तरंग में जो है ऊर्जा का संचरण होता है, ठीक है। तरंगों के माध्यम से ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तरंग के माध्यम से ही जाती है, ठीक। तो यहाँ पर आपको कोई चीज़ रटने का ज़रूरत नहीं, जो रहेगा इंपॉर्टेंट वो मैं ज़रूर आपको मेंशन करते जाऊँगा, आप थोड़ा समझते चलिएगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मुख्य बात जो लिखा है हमने, कि कोई भी तरंग जो है पदार्थ को नहीं केवल ऊर्जा को आगे बढ़ाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। पेपर में अगर आता है कि तरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है या असत्य है, तो आपको याद रखना है कि कोई भी तरंग पदार्थ को नहीं बढ़ाती, क्या करती है, ऊर्जा को ही, केवल और केवल ऊर्जा को ही आगे बढ़ाते हुए चलती है, ठीक। तो यहाँ तक समझ आया तरंग क्या है, और तरंग में जो पॉइंट याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया। अब तरंग के कुछ मुख्य घटक पढ़ते हैं, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, जिसमें आपने कभी सुना होगा तरंग दैर्ध्य हो गया, आवृत्ति हो गया, समयावधि हो गया, ठीक है, गति हो गया, आयाम हो गया, इसको, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है ध्यान से, एक एक करके मैं बताता हूँ। तो तरंग दैर्ध्य, देखिए संकेत जो दिख रहा है उल्टा वाई जैसे, इसको बोलते हैं लैम्डा। इसलिए कह रहा हूँ नोटबुक और पेन जरूर निकाल के बैठिएगा मेरे क्लास में, ठीक है। तो ये है लैम्डा जो है ना, ये किसको प्रदर्शित करता है, तरंग दैर्ध्य को, जिसको वेवलेंथ कहते हैं। और तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो एक कंपन को पूरा करने में जितनी दूरी तय की जाती है उसे ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को किससे मापते हैं, मीटर में नापा जाता है। मीटर, एम का मतलब यहाँ मीटर है। पूरी चीज़ें क्लियर हो रही है, ठीक है। अभी डायग्राम, एक बढ़िया सा डायग्राम आप लोगों के सामने लाऊंगा, पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, आवृत्ति क्या है, तरंग दैर्ध्य क्या है, समयावधि क्या है, सभी, ठीक है। अब सेकंड जो है आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए इसको एफ से दर्शाते हैं और किसी किसी बुक में एन से भी दर्शाया जाता है, इसलिए मैंने दोनों तरह का नोटेशन लिया है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति को हर्ट्ज से मापते हैं। HZ का क्या मतलब है, हर्ट्ज, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे तो HERTZ लिख दीजिए, हिंदी वाले जो है ऐसे लिख सकते हैं, हर्ट्ज। ओके, यहाँ तक समझ आया। तो हर्ट्ज से इसको जो है मापा जाता है, ठीक। अब ये क्या है, आवृत्ति प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में जितने कंपन होती है उस कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। एक सेकंड में जितने बार कंपन हुआ कुछ इस तरह से, तो उस कंपन की संख्या, मान लो 500 बार हुआ तो उसकी आवृत्ति 500 हो गई, समझ रहे ना, ठीक। तो एक सेकेंड में कंपन की जो संख्या है उसे ही आवृत्ति कहते हैं, एफ या एन से दर्शाते हैं, और इसको मापने के लिए हर्ट्ज से यूनिट का उपयोग करते हैं। ओके, दोनों समझ आया। अब देखिए समयावधि, ठीक है, जिसको टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है, आवर्तकाल भी कहा जाता है, इसे ही नोट कर लीजिएगा, टाइम पीरियड या आवर्तकाल या समयावधि। अब
एक जो कंपन को पूरा करने में जो लगा समय है, यहाँ पे तरंग की जगह क्या लिख सकते हैं, कंपन। एक कंपन पूरा करने में जो लगा समय है उसे ही समयावधि या आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, एक जो है एक कंपन लिख दीजिए, एक कंपन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तरंग भी सही है लेकिन एक कंपन लिखेंगे ज़्यादा सही रहेगा। एक कंपन पूरा करने में जो लगा समय है उसे ही समयावधि या आवर्तकाल कहते हैं। इसका मतलब देखिए, एक सेकंड में जितना कंपन उसे आवृत्ति कहते हैं, और एक कंपन करने में जितना समय उसे समयावधि या जो है टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, आवर्तकाल कहते हैं। तो इसका सूत्र है टी बराबर क्या होता है, 1/आवृत्ति एफ। ठीक है, आवृत्ति अभी पढ़ा हमने, तो इसका सूत्र भी याद रखिएगा, टी बराबर 1/f होता है, या आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है। दोनों सही है, दोनों सूत्र आप नोट डाउन करके रखिएगा। सीधे सीधे कभी कभी पेपर में क्वेश्चन दे देता है कि भाई निम्न में से आवर्तकाल का सूत्र कौन सा है, निम्न में से आवृत्ति का सूत्र कौन सा है। ओके, कोई डाउट क्या आपको, नहीं ना? चलिए आगे चलें। अब गति देखिए, तरंग की गति की अगर बात करें, गति को v से दर्शाते हैं, v फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी v बराबर क्या होगा, f गुणा लेमडा होगा। f क्या है, f गुणा लेमडा होता है, जहाँ f आवृत्ति है और लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। इसे ऐसा भी लिखा जाता है n गुणा लेमडा, या n लेमडा भी लिखा जाता है, जहाँ n आवृत्ति है और लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तो ऐसा सूत्र है वो भी सही है, ये सूत्र है वो भी सही है। तो वेग का सूत्र या गति का सूत्र आपको याद हो गया। एक ही सूत्र आपको मिलेगा इस चैप्टर में और उसे आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो डियर कैंडिडेट, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। आयाम की बात करते हैं, तो कणों का जो अधिकतम विस्थापन है, जो कणों का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, सबसे ज़्यादा विस्थापन, उसे ही आयाम कहते हैं। आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसलिए इसको कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। ओके, यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखिए एक डायग्राम आपको दिखेगा, नेक्स्ट जो है ये स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि ठीक है, यहाँ पर आपको तरंग का एक चित्र दिख रहा होगा। देखिए तरंग इस तरह से बढ़ता है, ठीक है, देखिए ये तरंग की गति है, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से तरंग बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो ध्यान से देखिए जो मैं बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं। तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, एक जो है कंपन पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है, तो पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर वापस अपने स्थान पर पहुँचा जहाँ से चला था। ठीक है, तो ये एक कंपन कहते हैं इसे, और एक कंपन करने में जितना दूरी ये तय करता है उसे ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। तो तरंग दैर्ध्य समझ आया अच्छे से? ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? जो बता रहा हूँ बस वही देखिए। आयाम को थोड़ा समझिए। आयाम जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, कि भाई जिस अधिकतम विस्थापन को देखिए, कण द्वारा अधिकतम विस्थापन इस तरह से इतना ऊंचाई तक गया, यही इसका आयाम है। ठीक है, वैसे नीचे में भी आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि ऊपर में बस होगा, नीचे में भी आयाम यही होगा। ठीक है, तो आयाम क्या होता है समझ आ गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या अधिकतम विस्थापन होता है। क्लियर? अब ये श्रृंग गर्त क्या है आगे हम और पढ़ेंगे, लेकिन एक बार यहाँ समझ लो, ये श्रृंग जो है ना, ये अधिकतम ऊंचाई है और गर्त जो है अधिकतम गहराई है। ठीक, तो ऐसे आप समझिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान जो है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में अलग अलग होता है। अब भाई ये क्या बला है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, तो तरंग के प्रकार ही हैं, आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि बात हम तरंग दैर्ध्य की कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है कि अनुप्रस्थ तरंग में जब हम तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं लैम्डा की, तो दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है तरंग दैर्ध्य, दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, वह दूरी जिसमें एक श्रृंग तथा एक गर्त स्थित हो उसे भी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ मैं इस डायग्राम में बना रहा हूँ, देखिए समझिए क्या कहा है कि दो लगातार श्रृंगों के बीच, इसको श्रृंग कहेंगे और इसको श्रृंग कहेंगे, इन दोनों के बीच जो दूरी है उसे ही क्या कहा जाएगा, तरंग दैर्ध्य कहा जाएगा। ठीक, दूसरा क्या बोल रहे हैं कि दो लगातार गर्तों के बीच दूरी, मतलब एक गर्त यहाँ है एक गर्त यहाँ है, इन दोनों के बीच जो दूरी होगी उसे भी तरंग दैर्ध्य कहा जाएगा। ठीक,
या कहा है कि एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी को, ठीक है, श्रृंग हुआ फिर गर्त हुआ, इसको भी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो तरंग दैर्ध्य 3 प्रकार से यहाँ पे हो सकता है, 3 प्रकार से बताया गया है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि तरंग दैर्ध्य सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के बिंदु को कहेंगे, ऐसा नहीं है। 2 लगातार श्रृंग हो या 2 लगातार गर्त हो, इन दोनों के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, ठीक है। किसमें अनुप्रस्थ तरंग में। और ये जो चित्र दिख रहा है अनुप्रस्थ तरंग का ही है। अब अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, तो अनुदैर्ध्य तरंग में जैसे यहाँ पे श्रृंग और गर्त होता है, वैसे ही अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विरलन होता है। तो 2 लगातार संपीड़न के बीच की दूरी को कहेंगे, या 2 लगातार विरलनों के मध्य की दूरी को कहेंगे, ठीक है, या एक वह दूरी जिसमें एक संपीड़न और एक विरलन स्थित हो उसको कहेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो तरंग दैर्ध्य जो है अनुप्रस्थ में अलग होता है, अनुदैर्ध्य तरंग में अलग होता है। शब्द बदल गया बस, श्रृंग की जगह आ गया संपीड़न, गर्त की जगह आ गया क्या, विरलन। तो श्रृंग जो है, गर्त जो है, इस तरह से बढ़ता है। देखिए डायग्राम जो है आपको दिख रहा था वैसे ही है, ये श्रृंग है और ये गर्त है। श्रृंग गर्त इस रूप से बढ़ता है अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग की बात करेंगे तो अनुदैर्ध्य तरंग का मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। अनुदैर्ध्य तरंग का ये डिटेल से हम ही पढ़ेंगे ना, मैं बताया डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको डाउट हो रहा होगा इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अनुदैर्ध्य तरंग इस तरह से चलता है। देखिए संपीड़न, ये है संपीड़न, यहाँ पे क्या हो रहा है, पास 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 लाइनें आ जा रही है ना, तो ये संपीड़न है। और ये देखिए दूर 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 चल रहा है, दूर हो गया बहुत, तो विरलन है। बस जैसे वहाँ श्रृंग और गर्त बनता था वैसे यहाँ संपीड़न और विरलन बनता है। तो 2 संपीड़न के बीच की दूरी या 2 विरलनों के बीच की दूरी या एक संपीड़न और एक विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यही बताया गया है इसमें जहाँ हम तरंग दैर्ध्य के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे चलें, मज़ा आ रहा है क्लास ना, तो मज़ा आ रहा है तो बस लाइक करते चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं, तरंगों के प्रकार को देखते हैं। जो तरंग जो है कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स जिसको कहते हैं। तो मुख्यतः तरंग 2 प्रकार के होते हैं। देखिए अच्छे से इसको समझिएगा, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, पर आप अच्छे समझ सकते हैं। यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। तरंग 2 प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यांत्रिक तरंग के अंदर ना 2 और प्रकार होते हैं, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण अच्छे से याद रखिएगा, जल तरंग हो गया, भूकंप तरंग हो गया, भूकंप का एस तरंग हो गया, और भूकंप का पी तरंग जो अनुदैर्ध्य तरंग है, और ध्वनि तरंग है, ठीक है। ध्वनि तरंग किस तरह का तरंग है, पेपर में आता है और बहुत ज़्यादा चांस है आपके पेपर में पूछा जाएगा। ध्वनि तरंग जो है या ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत आता है। अनुदैर्ध्य तरंग का प्रकार है, अनुप्रस्थ का नहीं है, याद रखिएगा, ठीक। समझ आया। अब वैसे ही विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत बहुत सारे और तरंग मिलेंगे। रेडियो तरंग हो गया जिसको रेडियो वेव्स कहते हैं, माइक्रोवेव हो गया, औरक तरंग हो गया, दृश्य प्रकाश हो गया, पराबैंगनी हो गया, एक्सरे हो गया, गामा किरण हो गया, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। दोनों को पढ़ेंगे डिटेल से, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यांत्रिक तरंग को पढ़ेंगे। तरंगों के प्रकार में यांत्रिक तरंग आखिर होता क्या है, जिसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन तरंगों को फैलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन तरंगों को फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। माध्यम के कण कंपन न करते हैं, याद रखिएगा। तो माध्यम की आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात तो यांत्रिक तरंग को चलने के लिए, फैलने के लिए, संचरण होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, ठीक है। ये तो याद रखिएगा। माध्यम के कण कंपन करते हैं, आपको पता है ना, यहाँ तरंग जो है ना कण कंपन करते हैं। पदार्थ कहीं नहीं जाता, पदार्थ का ट्रांसफर नहीं होता। कण कंपन करते हुए ऊर्जा का क्या करते हैं, संचार करते हैं। इस तरह से ऊर्जा का संचरण करते हैं। क्लियर। इसके उदाहरण अगर देखेंगे तो ध्वनि तरंग, जल तरंग, भूकंप तरंग, ठीक है। और ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन कौन सा, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्ध्य तरंग। तो डिटेल से अब स्टार्ट करते हैं अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग को। तो याद रहेगा यांत्रिक तरंग क्या होता है, ठीक है। अब अनुप्रस्थ तरंग में आते हैं। अनुप्रस्थ तरंग जिसको ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। और ये क्या होता है इसको अच्छे से समझिएगा। कणों की गति तरंग की दिशा के लंबवत, एकदम आसानी से मैं समझाऊंगा, आसान भाषा में, आसान शब्दों में, डायग्राम की मदद से। तो कणों की गति की दिशा के लंबवत, ठीक है। या दूसरे शब्दों में बोलें कि तरंग की गति जिस दिशा में आगे बढ़ती है उसके लंबवत दिशा में कण कंपन करते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे समझिए। मान लो तरंग की दिशा इस तरह से आगे बढ़ रही है, तो
यहाँ पर जो कण जो कंपन करते हैं ना, कण इसके लंबवत करेंगे, लंबवत मतलब ऊर्ध्वाधर करेंगे, मतलब अगर ये इस दिशा में जा रहा है तो यहाँ पर कण जो है इस तरह से लंबवत, देखिए यहाँ पे लंबवत बना, वैसे ही इस तरह से लंबवत बना, ठीक है। वैसे ही इस तरह से जो गति होती है, बस इसे ही अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। एकदम आसान है, समझ आया। और यहाँ पे श्रृंग बनता है, ऊपर वाला जो भाग है, और नीचे वाला जो भाग है जिसको गहराई या गर्त कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो यही तो है बस अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। क्या बोल रहा है, जिधर जिस दिशा में तरंग की गति हो रही है उसके लंबवत होता है कण का कंपन, कण का कंपन लंबवत होता है, ठीक। समझ आया यहाँ तक? चलिए आगे देखें। अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग एवं गर्त के प्रतिरूप या पैटर्न बनाते हुए गति करती हैं। वही बताया मैं, श्रृंग और गर्त बनाते हुए, इस तरह से पैटर्न बनाते हुए चलता है। कौन सा तरंग है ये? अनुप्रस्थ तरंग की बात कर रहे हैं। क्लियर? समझ गए? जो अपनी माध्य स्थिति, ये जो माध्य स्थिति, बीच वाली स्थिति इसको कहेंगे, ठीक है। और ये माध्य स्थिति के ऊपर जो होता है ना, अधिकतम ऊंचाई तक जाता है, उसे श्रृंग कहते हैं। और माध्य स्थिति के नीचे अधिकतम गहराई तक जो जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं, ठीक है। तो श्रृंग और गर्त क्या हो गया, समझ आ गया, ठीक है। तो ये श्रृंग और गर्त आपको अच्छे समझ आ, या श्रृंग लिखाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं, इससे इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग में यहाँ श्रृंग होगा। श्रृंग कहलाता है कब? जब माध्य स्थिति के ऊपर होगा, अधिकतम ऊंचाई तक, ठीक है। और अधिकतम गहराई तक जाता है, उसे गर्त कहते हैं। क्लियर हुआ? तो दोनों पॉइंट आपको समझ आया, एक तो परिभाषा और एक दूसरा जो श्रृंग और गर्त का कॉन्सेप्ट था वो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है उदाहरण। उदाहरण जरूर याद रखिएगा। पहला उदाहरण है, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर जो उत्पन्न तरंग है वह कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग भी, प्रकाश किरण, प्रकाश तरंग भी अनुप्रस्थ तरंग ही है, ठीक है। तीसरा, भूकंपीय तरंगों में एस तरंग, भूकंप तरंग में एस तरंग, पी तरंग, अलग अलग तरंग होते हैं, जिसमें से एस तरंग जो है, एस वेव या एस तरंग, वो क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। लेकिन पी तरंग, भूकंप का पी तरंग जो है क्या होगा? वो अनुदैर्ध्य होगा। इसलिए दोनों को याद रखिएगा। एस तरंग भूकंप में जो उत्पन्न होता है, एस तरंग वो अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि भूकंप में जो पी तरंग उत्पन्न होता है वह कैसा है? अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। डोरी युक्त यंत्रों में, ठीक है, डोरी युक्त यंत्र जैसे क्या हो गया? आपका सितार हो गया, गिटार हो गया, ठीक है। इन सब में डोरी युक्त यंत्र हो गया, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें भी अनुप्रस्थ तरंग ही उत्पन्न होता है, ठीक। तो मज़ा आया? ये स्लाइड पूरा समझ आया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये अनुप्रस्थ तरंग का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जैसा यहाँ पे एक्सप्लेन किया था बस वैसा ही है। ये माध्य स्थिति है और इसी माध्य स्थिति के, देखिए तरंग संचरण की दिशा किधर? इस दिशा में। तो इसके लंबवत देखिए, लंबवत इधर ऊपर नीचे लंबवत चल रहा है ना, ठीक है। तो इसको कहेंगे क्या? अनुप्रस्थ तरंग। पहचानने का तरीका आसान है, परिभाषा भी आसान है, ठीक है। उदाहरण देखिए, जैसे किसी छड़ में हम लोग अनुप्रस्थ तरंग, देखिए छड़ है, छड़ में हम क्या करते हैं? हथौड़े से, यहाँ दिख रहा है चित्र में, हथौड़े से अगर ठोकर मारते हैं तो इसमें से आवाज़ निकलती है, जो भी तरंग उत्पन्न होता है वो इस तरह से बढ़ते हुए आगे जाता है, ठीक है। जल में आप देखोगे, तालाब वगैरह हो गए, कोई गड्ढे वगैरह में जो पानी भरा रहता है, वहाँ अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो तरंग कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है। तो जल में जो तरंग उत्पन्न होता है वो भी अनुप्रस्थ तरंग है, इसी तरह से आगे बढ़ता है जल में उत्पन्न तरंग। तनी हुई डोरी, ये भी एक और चित्र दिख रहा होगा। तनी हुई डोरी में भी कैसा तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग। तनी हुई डोरी को आप खींच के छोड़ देते हैं तो भी इसमें इस तरह से तरंग उत्पन्न होता है। अनुप्रस्थ तरंग के ही उदाहरण है ये सभी। आई होप आप सभी को डायग्राम के माध्यम से और क्लियर हो गया होगा कि जो भी डाउट रहा होगा, ठीक। चलिए आते हैं सेकंड जो है अनुदैर्ध्य तरंग में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिसको कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। इसको भी समझिए कि जब किसी माध्यम में तरंगों का संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही गति करते हैं। वहाँ लंबवत करते थे या ऊर्ध्वाधर करते थे, लेकिन इस बार क्या होगा? जिस दिशा में तरंग गति कर रहा है उसी दिशा में करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये जो तरंग होता है, इस तरह के तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इस तरह से गति करेगा, इस दिशा में चल रहा है ना, इस दिशा में तरंग चल रहा है, तो इसमें जो कंपन होगा वो भी इस दिशा में ही होगा, इसी तरह से। समझ रहे हैं? इसको अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग में जिस तरह से वहाँ क्या होता था? श्रृंग और गर्त बनते थे, यहाँ संपीड़न, कंप्रेशन और विरलन, रेयरफैक्शन बनता है, ठीक है। इस तरह से पैटर्न बनाता है। संपीड़न किसको कहेंगे? जब कण का कंपन पास होता है तो संपीड़न, और दूर होता है तो विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन, इस तरह से चलते जाता है। फिर संपीड़न, फिर विरलन,
ओके, तो यहाँ पर समझिए जहाँ सघन जो होते हैं, ठीक है, कण जो है सघन होते हैं या पास पास होते हैं उसको संपीड़न कहेंगे, और जहाँ दूर दूर होते हैं वो विरलन कहलाता है, रेयरफैक्शन इंग्लिश में कहलाता है। ठीक है, तो बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा है सेकंड पॉइंट में। ठीक, विरलन वह क्षेत्र है जहाँ माध्यम के कण विरल हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, और सघन जो संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ संपीड़ित हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। अभी मैंने डायग्राम के माध्यम से बताया, भी आगे भी नेक्स्ट स्लाइड में आपको डायग्राम दिखाई देगा क्लियर कट। ओके, उदाहरण याद करते चलिएगा। उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, उदाहरण बहुत पेपर में आया है। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण बहुत पूछता है, और इसमें खासकर ध्वनि और प्रकाश को टारगेट करता है। ठीक है, तो ध्वनि तरंग जो है कैसा है, अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश कैसा है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, याद रखिएगा। भूकंपीय तरंग में पी तरंग जो है अनुदैर्ध्य है, जबकि भूकंपीय तरंग में एस तरंग जो है क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। सर्पिलाकार स्प्रिंग में जो तरंग उत्पन्न होता है वो भी क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग का ही उदाहरण है। अगर आप अनुदैर्ध्य तरंग को अच्छे से समझते हैं तो आप दैनिक जीवन में चीज़ों को देख करके या जो है विश्लेषण करके आप जो है ये अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ पे अनुप्रस्थ तरंग हो रहा है और कहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो रहा है। ओके, तो डायग्राम देखिए यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का अनुदैर्ध्य तरंग का डायग्राम दिख रहा होगा। ये जो है पास पास कण जब दिखते हैं ना तो इसको कहते हैं संपीड़न। यहाँ पे देखिए संपीड़न, यहाँ पे देखिए संपीड़न। ठीक है, लेकिन जब कण दूर दूर हो जाते हैं, ये दिख रहा है, ये विरलन है, ये भी विरलन है, यहाँ पे भी विरलन है, देखिए। ठीक है, तो तरंग की दिशा जिस दिशा में चल रही उसी दिशा में कंपन होते हुए कण भी चलते हैं, लेकिन अनुप्रस्थ में लंबवत चलते हैं। ठीक है, अब अंतर अच्छे समझ आया। ठीक है, स्प्रिंग का यहाँ पे चित्र दिखा है, देखिए स्प्रिंग पास पास इस तरह से होगा तो संपीड़न, और जब स्प्रिंग को आप खींचते हैं तो थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं ना उसके, ये विरलन, फिर पास पास हुआ संपीड़न। ठीक है, तो समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छे समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग का अंतर थोड़ा सा देख लीजिए। अंतर, अगर आप इतना चीज़ समझ गए ना तो अंतर आराम से आपको समझ आने वाला है। पहला पॉइंट देखिए कि कणों की जो गति की दिशा है तरंग की दिशा के लंबवत या ऊर्ध्वाधर होता है, कुछ इस तरह से, है ना। इधर तरंग गति कर रहा है तो इसके कण जो है इस तरह से लंबवत होते हैं या ऊर्ध्वाधर होते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग में देखिए कणों की गति की दिशा तरंग की दिशा के समांतर या क्षैतिज होते हैं, कुछ इस तरह से, जिधर चल रहा है उधर ही चलते जाता है। समझ रहे हैं, तो दोनों आपने समझा। डायग्राम अगर आपके माइंड में है ना तो आप आराम से पहला अंतर तो समझ गए होंगे। अब इनसे थ्योरी जैसा भी पढ़ रहे हैं वैसा जैसा भी क्वेश्चन इसको घुमा फिरा के पूछे बहुविकल्पी रूप में आप आराम से आंसर देंगे। इसलिए थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को इसका थ्योरी पढ़ना। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट देखिए। तरंग में बनने वाली रचना जो है श्रृंग और गर्त बनाती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंग में जो बनने वाली रचना है वो संपीड़न, कंप्रेशन और विरलन, रेयरफैक्शन बनाती है। समझ आया। नेक्स्ट देखिए, माध्यम की प्रकृति कैसी होती है। भाई इसको चलने के लिए माध्यम तो चाहिए, और माध्यम की प्रकृति ठोस चलेगा, ठीक है, द्रव में भी चलेगा, द्रव के ऊपरी तल पर संचरित होता है, याद रखिएगा। ठोस और द्रव के ऊपरी तल पर संचरित होता है अनुप्रस्थ तरंग, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग जो है ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, तीनों जो है अवस्थाओं में संचरित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको कैसे पूछ सकता है समझ रहे ना, कूट के रूप में पूछ सकता है। आप बहुत लोगों का डाउट है सर व्यापम का पेपर ना बहुत कठिन आ रहा है, कूट के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। अ ब स द, है ना, इनमें से एक, इनमें से दो, और व दोनों, स व द तिद दोनों, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं ना तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से बना दोगे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट समझ आया कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरण संभव है अनुदैर्ध्य तरंग का, लेकिन जब बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंग का तो केवल ठोस और जो है द्रव के ऊपरी तल पर संचरित हो सकता है। उदाहरण दोनों का मैंने देखा है, बहुत जो इंपॉर्टेंट और पॉपुलर है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुप्रस्थ तरंग जो है प्रकाश तरंग है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग अच्छा उदाहरण है अनुदैर्ध्य तरंग का। बार बार कह रहा हूँ ध्वनि तरंग पे ज़्यादा टारगेट करें क्योंकि चैप्टर का नाम भी ध्वनि है। ठीक है, और ध्वनि को पढ़ने से पहले तरंग पढ़ाने का उद्देश्य भी यही था, क्योंकि ध्वनि भी एक प्रकार का क्या है, तरंग ही तो है। कौन सा तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग ही। इसलिए पहले हम तरंग को अच्छे से समझते हैं, देन आफ्टर हम ध्वनि को कवर करेंगे। ओके, चलिए सेकेंड, तो देखिए जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पे आपको दिखेगा, ये यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारा जो है तरंगों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया, जिसमें यांत्रिक तरंग में जो है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों को अच्छे से समझ लिए हम लोग विथ डायग्राम। अब आते हैं दूसरे में जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं, इन्हें फैलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये याद रखिएगा।
ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इन्हें फैलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर। ये निर्वात या वैक्यूम में भी चल सकती है, माध्यम इनको नहीं चाहिए, कोई स्पेसिफिक माध्यम नहीं चाहिए, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों तरंग को माध्यम तो चाहिए, ठीक है, लेकिन वैद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए या फैलने के लिए किसी भी तरह की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में, मतलब जहाँ किसी भी तरह का माध्यम नहीं है, निर्वात किसको कहते हैं समझ रहे हैं ना, जहाँ निर्वात हो, वैक्यूम हो, वहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो है संचरण कर सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे तो रेडियो तरंग हो गया, टीवी का तरंग हो गया, माइक्रोवेव हो गया, प्रकाश वेव, रेडियो टीवी एक ही तरह का तरंग होता है, ठीक है। प्रकाश वेव हो गया, प्रकाश तरंग जिसको कहते हैं, एक्सरे हो गया, गामा किरण हो गया, ये सब कैसे उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है। और इन सभी तरंगों को, किरणों को चलने के लिए किसी भी तरह के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये वैक्यूम या निर्वात में भी चल सकते हैं। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार और उनके उपयोग। तो सबसे पहला देखिए, रेडियो तरंग आपको दिख रहा होगा। कुछ प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि पेपर में इधर से क्वेश्चन आ भी सकता है। मैं बढ़ा रहा हूँ ना, जितना उतना ही पढ़ना है। देखिए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सफिशिएंट आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तरंग को भी थोड़ा थोड़ा डिटेल जरूर पढ़ते चलिएगा। रेडियो तरंग जो है, जिसको रेडियो वेव्स कहते हैं इंग्लिश में, इसका उपयोग जरूर पढ़िएगा, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है वो भी पढ़िएगा, याद रखिएगा। तो रेडियो तरंग, जैसा नाम है वैसा काम है। रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण में, मोबाइल फ़ोन संचार में, मतलब कम्युनिकेशन डिवाइस जो होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, रेडियो तरंग का। तो रेडियो तरंग का उपयोग निम्न में से किस में होता है, अगर पूछेगा तो आप जवाब दे पाओगे, ठीक। इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग, पेपर में आएगा कि निम्न में से सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य या सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है। तो करेक्ट आंसर रेडियो तरंग होगा। रेडियो तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसको रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन संचार में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर। तो दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म तरंग, जिसको माइक्रोवेव कहते हैं। तो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम याद रखिएगा, ठीक है। माइक्रोवेव को ही सूक्ष्म तरंग कहते हैं। अब माइक्रोवेव ओवन का नाम तो सुना होगा आपने, ठीक है, जिससे केक वगैरह सब बनता है, डेयरी प्रोडक्ट जो है डेयरी प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, बेकरी वगैरह बनाते रहते हैं, बेकरी प्रोडक्ट वो सब बनता है, माइक्रोवेव ओवन से बनता है। ओवन में सूक्ष्म तरंग ही काम करता है। रडार हो गया, ठीक है, वायरलेस संचार हो गया, ठीक है, जो वायरलेस ब्लूटूथ हो गया, वायरलेस रिमोट हो गया, वायरलेस कार हो गया, इन सब में माइक्रोवेव काम करता है, ठीक है। ये तरंग काम करता है, सूक्ष्म तरंग। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना है, रेडियो तरंग से इसका तरंग दैर्ध्य छोटा होता है, लेकिन औरक तरंग से बड़ा होता है। मतलब लाइन से चलते जाएगा, जो भी मैं यहाँ पढ़ाते जा रहा हूँ ना, तो रेडियो तरंग का सबसे ज़्यादा, फिर सूक्ष्म तरंग का, फिर बारी आती है औरक तरंग का, जिसको इंफ्रारेड भी कहते हैं। इंफ्रारेड, औरक्त किरण या औरक्त तरंग। इसका उपयोग रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमोट कंट्रोल में कौन से तरंग का उपयोग किया जाता है, अगर आपके पास अगर सवाल आता है तो बताइएगा कि रिमोट कंट्रोल में औरक्त किरण या इंफ्रारेड का जो है उपयोग किया जाता है। क्लियर। थर्मल इमेजिंग में देखें, थर्मल कैमरा होता है, ठीक है, थर्मल कैमरा से फ़ोटो खींचने में भी औरक्त किरण का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा के उपचार में देखिए, मेडिकल फील्ड में इसका उपयोग किया जाता है औरक्त किरण का। तो इसके बारे में जो है महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा देख लीजिए औरक्त जो है किरण का, कि ये गर्मी का एहसास कराती है। औरक्त किरण से ही गर्मी का एहसास होता है, ठीक है। सूर्य की जो गर्मी होती है ना, औरक्त किरणों की वजह से ही हमको एहसास होता है, ठीक है। बाकी आप थर्मल इमेजिंग में इसका उपयोग होता है, चिकित्सा में और रिमोट कंट्रोल में, ये तो याद रखना ही है इसका उपयोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दृश्य प्रकाश, जैसा नाम है दृश्य, देखने का काम आता है भाई, ठीक है। दृश्य प्रकाश का उपयोग है दृष्टि के लिए, मतलब किसी चीज़ों को देखने के लिए, और प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण से जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, उसमें भी दृश्य प्रकाश का ही उपयोग होता है। तो मानव आँख के लिए दिखाई जाने वाली एकमात्र विद्युत चुंबकीय तरंग यही है, यही विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी वजह से हम अपनी आँखों से किसी वस्तु को देख सकते हैं। ओके, तो दृश्य प्रकाश या दृश्य तरंग अच्छे से याद रहेगा। क्लियर।
आगे चलते हैं, पराबैंगनी किरण बहुत इंपॉर्टेंट है भी, अल्ट्रा वायलेट रे जिसको कहते हैं। कीटाणुओं को मारने में इसका उपयोग किया जाता है, विटामिन डी के उत्पादन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं ये पराबैंगनी किरणें। तो पेपर में सवाल अगर आ गया इन केस कि भाई सूर्य से आने वाली जो खतरनाक किरण है वो कौन सा है, तो पराबैंगनी किरण है। ठीक है, ओजोन परत द्वारा फिल्टर करके ये पृथ्वी तक आता है, जिसके वजह से हमारे त्वचा को नुकसान नहीं होता। इसीलिए ओजोन परत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पराबैंगनी किरण को रोक करके या फिल्टर करके हमारे तक भेजता है, पृथ्वी पर आता है, जिसके वजह से जो त्वचा संबंधी जो बीमारियां हैं वो नहीं होती। ठीक है, तो ओजोन परत कितना इंपॉर्टेंट है समझ आ रहा है ना। और ये पराबैंगनी किरण को रोकता है। तो 2-3 सवाल इससे बन जाते हैं कि पराबैंगनी किरणों को जो है कौन सा परत रोकता है, तो ओजोन परत, या कौन रोकता है, तो ओजोन परत इसको क्या करता है, रोकता है या फिल्टर का काम करता है। ठीक है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण कौन सा है, पराबैंगनी किरण है। ओके, तो ये याद रहेगा। इसका उपयोग अगर बोलें तो कीटाणुओं को मारने में, विटामिन डी के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। 6वें नंबर पे देखिए एक्सरे, एक्स किरण जिसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर हड्डियों को जो है टूट जाने पर, हड्डियों में क्रैक हो जाने पर आप एक्सरे कराते हैं बस, तो वही है हड्डियों को देखने के लिए। चिकित्सा इमेजिंग में इसका उपयोग किया जाता है, चिकित्सा में फ़ोटो खींचने के लिए, औद्योगिक निरीक्षण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है एक्सरे का। ठीक है, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य भी याद रखिएगा। उच्च ऊर्जा वाली किरणें हैं जो पदार्थों में प्रवेश कर सकती हैं, इनकी भेदन क्षमता ठीक ठाक होती है, ये पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए हमारे बॉडी के अंदर घुस करके हमारे जो हड्डी है, बोन स्ट्रक्चर, उसका फ़ोटो वो खींच सकते हैं एक्सरे। ठीक है, तो ये है एक तरह का विकिरण या किरण जो अंदर घुस जाता है बॉडी के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गामा किरण को पढ़िएगा। गामा किरण का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। ये सब पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, एक बार और रिवाइज कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कैंसर चिकित्सा में फ़ोटो खींचने के लिए, चिकित्सा इमेजिंग में जैसे एक्सरे काम करता है, वैसे ही गामा किरणों का भी उपयोग किया जाता है, और औद्योगिक अनुप्रयोग भी है इसका, उद्योग वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे छोटी या सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली किरण कौन है, गामा किरण है। सबसे अधिक वाली कौन है, रेडियो है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए 2 चीज़ याद रखिएगा, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य किसके पास होती है, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, गामा किरण की, और सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य वाली किरण कौन है, तो वो है रेडियो तरंग है। ठीक, समझ आया। तो ये जो 7 है ना, 7 के साथ अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट जो है स्लाइड, इसमें आपको दिख रहा होगा जो है इम्पोर्टेंट इनका उपयोग, जैसे रेडियो तरंग हो गया, 7 दिख रहे हैं। रेडियो तरंग सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य वाली है, और इसका उपयोग टीवी रेडियो में किया जाता है। ठीक है, फटाफट से रिवाइज करते चलिएगा। माइक्रोवेव रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य से थोड़ा कम होता है, और इसका उपयोग मोबाइल में, रडार में, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में, इन सब में किया जाता है। ठीक है, आगे इंफ्रारेड। ठीक है, मोबाइल से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे भी मोबाइल रेडियो तरंग मोबाइल संचार टेलीफोन में भी किया जाता है। ठीक है, माइक्रोवेव का उपयोग भी मोबाइल वगैरह में किया जाता है। इंफ्रारेड की बात करते हैं तो हीटर, वैसे हीटर हो गया, रिमोट हो गया, इन सब में इसका उपयोग, क्योंकि ये गर्मी जो है एहसास कराता है गर्मी का, इंफ्रारेड जिसको अवरक्त किरण कहते हैं। ठीक है, इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, माइक्रोवेव से भी कम होगा। ठीक, 3रे नंबर पर। तो लाइन से चलते चलिएगा, ये दोनों को सबसे पहले तो आप अच्छे से याद रख लीजिए, सबसे लंबी और सबसे छोटी। सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंग का, और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य गामा किरण का। ठीक है, आगे चलें। दृश्य प्रकाश मानव आँख के लिए और ये रोशनी के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, पराबैंगनी किरण सबसे जो है इसका तरंग दैर्ध्य अगर बात करें तो लाइन से घटते हुए आ रहा है ना, ठीक है, घटते हुए आ रहा है। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश से कम होता है। आगे देखें, पराबैंगनी का उपयोग तो कीटाणुनाशक में, कीटाणु को मारने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्सरे की बात करें तो एक्सरे का और कम होता है इससे भी, और मेडिकल जांच में, मेडिकल चिकित्सा इमेजिंग में इसका उपयोग किया जाता है। गामा किरण कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ना, इतना आप अच्छे से याद करके जरूर जाइएगा, पेपर में इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए वापस से मैं लेकर के इसको आया। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है
तरंग दैर्ध्य वाला और उपयोग, ये दोनों याद रखिएगा। सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य, सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंग भी कंप्लीट हुआ। अब तरंगों के कुछ गुणधर्म को आप देख लीजिए, प्रॉपर्टीज तरंगों के। ठीक है, तो परावर्तन, रिफ्लेक्शन, तरंग जो है वापस मुड़ जाती है, किसी चीज़ से टकरा करके वापस चली जाती है। जैसे तरंग आया और टकरा करके इधर आ गया। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई अवरोध है, उससे टकराया और वापस, तो परावर्तन की घटना होती है तरंग में, बिल्कुल। अपवर्तन की भी घटना होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दिशा और गति बदल जाती है। ठीक है, मान लो कोई तरंग है, वो क्या हो रहा है, हवा से, गैसीय माध्यम से, इधर पानी है मान लो नीचे, उसमें प्रवेश कर रहा है, तो ये अपना क्या कर देगा, दिशा बदल देगा। जाना तो चाहिए था सीधा, बट सीधा नहीं जाता, थोड़ा मुड़ जाएगा। ठीक है, दिशा और गति भी बदल जाती है, जितना स्पीड इसका बाहर में है वायु में, उससे कम हो जाता है। ठीक है, तो माध्यम बदलने पर दिशा और गति दोनों बदलती है, ऐसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों समझ आया। विलयन में आते हैं। विलयन जो है इंटरफेरेंस जिसको कहा जाता है, दो तरंगे मिलकर नई तरंग बनाती है। ठीक है, तो ये विलयन जो लिखा हुआ है ना, ये गलत है। ठीक है, विवर्तन होगा, ये क्या होगा, विवर्तन। हिंदी में मुझे थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा था इसका, इसको कहते हैं विवर्तन। विवर्तन क्या घटना है, इंटरफेरेंस जिसको कहते हैं। ठीक है, विलयन की जगह विवर्तन लिखिएगा। दो तरंग मिलकर नई तरंग बनाती है। ठीक है, एक तरंग के ऊपर अगर कोई दूसरा तरंग आके अध्यारोपित होता है तो दोनों मिलकर एक नया तरंग का निर्माण करते हैं, इस घटना को विवर्तन कहते हैं। क्लियर। उसके बाद प्रकीर्णन देखिए, प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन क्या होता है पता है, जिसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। छोटे से छिद्र से मान लो कोई प्रकाश आता है, तो आने के बाद ये फैल जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये छोटा सा छिद्र है। ठीक है, कभी देखें छप्पर वाला जो घर आप देखे होंगे। ठीक है, पुराने समय में ये छप्पर वाले घर पाए जाते थे, अब तो रेयर हो गए हैं। ठीक है, तो छप्पर वाले घर से जब प्रकाश किरण आता था ना, तो क्या होता था, ये इस तरह से फैल जाता था जब नीचे आता था, तो ये प्रकीर्णन की घटना कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये तरंग के गुणधर्म में ये भी होता है। उसके बाद ध्रुवण देखिए, ध्रुवण ना अनुप्रस्थ तरंग का विशेष गुण है, याद रखिएगा। ध्रुवण की घटना अनुप्रस्थ तरंग में होता है, अनुदैर्ध्य तरंग में नहीं होता, ये याद रखिएगा। बाकी सभी घटनाएं होती है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में, लेकिन ध्रुवण की घटना, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ध्रुवण की घटना केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंग में ही होती है, अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती। अब इसको कई तरह से पूछ सकता है। ठीक है, कि मान लो पूछ दिया जो है ध्वनि जो है निम्न में से कौन सी घटना प्रदर्शित नहीं करती है, तो ध्रुवण नहीं करती, क्योंकि ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। समझ रहे हैं, ध्वनि तरंग। तो अच्छे से समझ आई ये पांचों घटना। ठीक, तरंगों के कुछ अनुप्रयोग को देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, रेडियो प्रसारण में किया जाता है, सैटेलाइट संचार में, सैटेलाइट वगैरह जो है वो चलते हैं तरंग के माध्यम से। अल्ट्रासोनिक जो है स्कैनिंग में किया जाता है, अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग जो चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है ना। ठीक है, गर्भवती माताओं का जो है चेक करने के लिए, बच्चों का जो डेवलपमेंट है, विकास, उसको चेक करने के लिए अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जिसको सोनोग्राफी भी कहते हैं। आगे देखिए, ये जो है भूकंप की माप, जो भूकंप आने वाली रहती है, भूकंप आने की संभावना जो रहती है उसकी भी माप की जाती है, और भूकंप किस गति में आया है उसकी भी माप की जाती है तरंग के माध्यम से ही। ठीक है, तो तरंग के उपयोग हैं ये सब। रडार और सोनार प्रणाली में, ये सोनार का फुल फॉर्म पेपर में आया हुआ है, इसलिए याद रखिएगा। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो SO का मतलब हो गया साउंड, ठीक है, N का मतलब हो गया नेविगेशन, A का मतलब हो गया एंड, और R का मतलब हो गया रेंजिंग। तो सोनार इस तरह से बनता है। ठीक है, सोनार प्रणाली, सोनार सिस्टम में। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल से भी पढ़ेंगे आगे, टेंशन मत लेना, सोनार सिस्टम क्या है। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि सर आधा अधूरा छोड़ दिए, नहीं भाई, आगे है, बस मैं लाइन टू लाइन आपको कवर कराते हुए चल रहा हूँ। तो लास्ट तक देखिएगा, फिर आप कोई निष्कर्ष निकालिएगा कि ये टॉपिक छूट गया, ये टॉपिक छूट गया। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। आगे देखिए, तरंग गति को मापने के लिए या वेव स्पीड को मापने के लिए भी तरंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसका सूत्र ही क्या होता है, सूत्र जो है तरंग गति का ये होता है। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा होगा तरंग की गति का सूत्र। तरंग गति या तरंग की चाल v बराबर तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति, ऐसा भी लिखा होता है v बराबर तरंग दैर्ध्य
गुणा आवृत्ति की जगह एन लिखा होगा, आवृत्ति को एफ या एन दोनों से दर्शाते हैं। ठीक है, ऐसा भी लिखा हो सकता है किसी जगह में v बराबर एन लेमडा, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एकमात्र सूत्र है इस चैप्टर में और इसी को आपको अच्छे से याद रखना है, v बराबर एन लेमडा, या शब्दों में याद रख सकते हैं तरंग गति, तरंग की चाल बराबर लेमडा मतलब तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति होता है। ये सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे एसआई यूनिट आप अच्छे से देख लीजिएगा, वी मतलब तरंग गति, तरंग चाल, चाल का जो एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा, और लेमडा क्या है, लेमडा तरंग दैर्ध्य जिसको मीटर से मापते हैं, और आवृत्ति क्या है, हर्ट्ज है, जिसको एच जेड से भी लिखा हो सकता है, हर्ट्ज। आवृत्ति जानते हैं ना, एक सेकंड में कंपनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं, और एक कंपन पूर्ण करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध भी मैंने फिर से बता दिया यहाँ पे, आवृत्ति और आवर्तकाल में, कि आवर्तकाल टी बराबर 1/, क्या होता है, आवृत्ति होता है, चाहे एफ लिखो या एन लिखो। ठीक है, या अगर आवृत्ति पूछ दे, आवृत्ति एन बराबर 1/, आवर्तकाल क्या होगा, टी होगा। ठीक, या एफ भी लिख सकते हो या एन भी लिख सकते हो, बार बार कह रहा हूँ। आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है, इसलिए एफ से दर्शाते हैं, और क्योंकि ये नंबर होता है, संख्या होता है, इसलिए इसको एन से भी दर्शाते हैं। ठीक है, कितना कंपन किया उसकी संख्या ना, इसलिए एन से भी दर्शाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, तरंग की गति का सूत्र समझ आया। ठीक है, अब प्रकाश और ध्वनि की गति को थोड़ा समझिए। प्रकाश और ध्वनि की गति है, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि किसका गति ज़्यादा होगा, प्रकाश की कि ध्वनि की, तो एक बात अच्छे से समझिए, प्रकाश की गति ज़्यादा होती है। प्रकाश की गति 3 जो है देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ये लगभग है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की गति की बात करें हम, स्पीड ऑफ साउंड की बात करें, तो 343 मीटर प्रति सेकंड होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा अंतर नहीं होता। अगर टेम्परेचर बढ़ा दे घटा दे तो थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन 343 मीटर, तो दोनों का जो है चाल जरूर याद रखिएगा। सीधे सीधे पेपर में बहुत बार आया है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि ध्वनि की चाल कितना होता है, 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो किसकी चाल अधिक होती है अगर बोलेगा, तो प्रकाश की चाल अधिक होती है, प्रकाश की गति अधिक होती है। इसीलिए जब बरसात के समय में बादल गरजता है तो गरजना और जो चमकना एक साथ होता है, लेकिन हमको प्रकाश या चमक पहले दिखाई देता है, बाद में उसकी गड़गड़ाहट सुनाई देती है, ध्वनि बाद में सुनाई देती है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है कम होती है, हमारे कानों तक पहुँचने में उसको समय लगता है। क्लियर, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा पूरा का पूरा तरंग कंप्लीट हुआ। तरंग अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो ध्वनि कोई टेढ़ी खीर नहीं है, ध्वनि साउंड भी आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक, स्टार्ट करते हैं बेहतरीन सेशन हमारा ध्वनि का। क्लियर, तो देखिए अभी तक पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर करते चलिएगा। ठीक है, काफ़ी मेहनत से हमने ये कंटेंट आप लोगों के लिए लाया है। बार बार मैं कहता हूँ, ये कंटेंट जो है फ्री में आपको मिल रहा है ना, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अदरवाइज़ इसके कितने चार्ज लगते हैं वो तो आप में से कई सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, तो थोड़ा कद्र कर लिया करो। ओके, चलिए ध्वनि या साउंड आखिर है क्या देखते हैं। ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो अलग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ध्वनि को आवश्यकता होती है। और यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य पढ़ा, और ये अनुदैर्ध्य तरंग है ध्वनि। इतना तो पता है ना, रिविज़न करा दिया मैं। ठीक, तो पहला पॉइंट अच्छे समझ आया कि यह एक तरह का यांत्रिक तरंग है। ठीक है, इसका परिभाषा थोड़ा देखो। ध्वनि विक्षोभ तरंगों के रूप में, तरंग के रूप में श्रोता के कानों में पहुंचती है, जिससे कान के पर्दे में स्पंदन होते हैं। कान में जो पर्दा होता है उसमें स्पंदन होता है, और हमें कोई भी ध्वनि या आवाज़ या साउंड जो है वो अनुभव होता है कि हमारे कान में पहुँचने के बाद कि हाँ हमको कोई कुछ बोल रहा है या कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। यह किसी कंपनशील वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है, और माध्यम, किसी माध्यम जैसे वायु हो गया। ठीक है, वायु में कंपन के रूप में यात्रा करती है। जैसे हम आपस में अपने दोस्तों से बात करते हैं तो वहाँ पर कौन सा माध्यम रहता है, वायु रहता है। हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो हमारे दोस्त के कान में जाते हैं, कान के पर्दे में जाते हैं। ठीक है, किस रूप में, तो तरंग के रूप में जाते हैं, और कान में जा करके कान के पर्दे में स्पंदन होते हैं, जिससे उसको एहसास होता है कि कुछ आवाज़ आ रहा है। ठीक है,
उदाहरण अगर बात करें ध्वनि की तो वायलिन की डोरी हो गया, तबले की जो झिल्ली हो गया, या तबले का जो ऊपर का परत होता है जिसको बजाते हैं, ठीक है, वो हो गया उदाहरण के तौर पर। ठीक है, कोई कठिन नहीं, इसमें बहुत चीज़ रटने का जरूरत नहीं है, देखते चलिए। ठीक है, आगे देखिए, जब कोई वस्तु कंपन करती है, जब कोई वस्तु कंपन करती है तब वह आसपास के माध्यम जैसे हो गया वायु में तरंगे उत्पन्न करती है। इस बात को हमेशा याद रखना कि कोई वस्तु जब कंपन करती है तो तरंग उत्पन्न करती है, वायु में या किसी माध्यम में, जो भी माध्यम में रहे, तरंग उत्पन्न करती है और वही तरंग हमारे कानों में पड़ती है और फिर ध्वनि का एहसास होता है। क्लियर? ये तरंगे संपीड़न और विल्लन के रूप में होती है। देखिए आपको पता है ना, अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि कैसा है, अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विल्लन होता है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त होता है, इस तरह से। ठीक है, पर ये क्या है, ये अनुदैर्ध्य तरंग है, इसलिए इसमें क्या होगा, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, समझ रहे हैं? ठीक है, इस तरह से चलता है। तो क्लियर हुआ, पहला जो यहाँ पे स्लाइड था अच्छे समझ आया। ठीक, ध्वनि तरंग की प्रकृति को देखते हैं। ध्वनि तरंग की प्रकृति है लॉन्गिट्यूडनल वेव से ही है। तो देखिए ध्वनि तरंग की प्रकृति जो है कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है ध्वनि तरंग, और काफ़ी बार मैंने इसको रिपीट किया है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। संचरण, देखिए इसको संचरण या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ध्वनि तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में ये संचरित कर सकती है। अनुदैर्ध्य तरंग का यही तो गुण होता है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में जो है ये संचरित होती है। गति की बात करें तो गति माध्यम पर निर्भर करता है कि किस माध्यम में, कि आप जो है जल में उसको ध्वनि तरंग को देख रहे हैं, उसकी गति कैसी है, या आप वायु में देख रहे हैं या किसी ठोस पदार्थ में देख रहे हैं, धातु वगैरह में, तो निर्भर करता है माध्यम पर, किस माध्यम पर आप जो है ध्वनि तरंग को देख रहे हैं, माध्यम के हिसाब से उसकी गति या स्पीड जो है बदलते रहती है। ठीक है, दिशा की बात करें तो कंपन की दिशा में तरंग चलता है। तरंग जो है किस दिशा में चले, जिस दिशा में तरंग चलेगा उस दिशा में कंपन होते चलता है, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग का यही तो गुण है। जबकि अनुप्रस्थ तरंग जो है उसकी क्या होता है, लंबवत होता है, क्यों, ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि तरंग के घटक में देखिए, ध्वनि तरंग के घटक दो संपीड़न या विवर्तन के बीच की दूरी, ठीक है, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये सब पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए तरंग अच्छे से पढ़ें तो ध्वनि तरंग में भी वही चीज़, सब चीज़ें मिलेंगी। एक सेकंड में जितने कंपन की संख्या उसे आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको हर्ट्ज से मापते हैं, इसको एन से भी दर्शाते हैं। ठीक है, अब गति की बात करें तो तरंग संचरण की गति जो है v बराबर क्या होता है, एन लेमडा होता है या एफ गुणा लेमडा होता है। ठीक है, दोनों सूत्र सही हैं। आयाम की बात करें जिसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है, कि ध्वनि की तीव्रता को दर्शाता है, ये कितना तीव्र ध्वनि है। ठीक है, इसको कौन दर्शाता है, आयाम दर्शाता है। पेपर में अगर आता है क्वेश्चन कि आयाम किसको प्रदर्शित करता है या ध्वनि की तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो आयाम या एम्पलीट्यूड इसको ए से दर्शाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ें। तो ध्वनि की गति की अगर बात करें वायु में, जल में और जो है लोहा में, यहाँ पे देखिए मीटर प्रति सेकंड में हम यहाँ पे गति की बात कर रहे हैं। ठीक है, वायु क्या है, देखिए गैसीय माध्यम है, जल कैसा है, द्रव माध्यम है, लिक्विड, और ये जो है लोहा ठोस माध्यम है। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस में अगर हम बात करें ध्वनि की गति की तो अलग अलग होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वायु में इसकी गति 343 मीटर प्रति सेकंड होती है, पहले भी मैंने याद करने के लिए कहा। जल में अगर बात करें तो 1500 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड लगाना है लास्ट में। और लोहा में बात करें तो 5000 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन बनता है, पेपर में बहुत बार आया है, इसको नोट डाउन करके रखिएगा अच्छे से, कि जो है ध्वनि की गति ठोस, द्रव और गैस में किस तरह से होती है। तो यहाँ पे आप अच्छे से इस क्रम को याद रखिएगा कि ठोस में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है, फिर तरल या द्रव में, फिर गैस में। तो नंबर 1 पर है ठोस, दूसरे पर है तरल या द्रव, और तीसरे पर है गैस। सबसे कम स्पीड या जो है चाल या गति ध्वनि की किस में होती है, गैस में होती है। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं ध्वनि तरंग का वर्गीकरण। तो ध्वनि तरंग के वर्गीकरण को किस तरह से, देखिए 3 तरह से वर्गीकृत किया जाता है। पहला श्रव्य ध्वनि, दूसरा अपश्रव्य या अश्रव्य ध्वनि, और तीसरा होता है पराश्रव्य ध्वनि। तो ध्वनि तीव्रता को मापने की इकाई हर्ट्ज है, याद है ना आपको, हर्ट्ज। ठीक है, ये इकाई की बात कर रहे हैं। ठीक, लेकिन इसका जो यूनिट है ना ध्वनि का, आवाज़ का, साउंड का, वो डेसिबल में मापा जाता है।
ठीक है, डेसिबल में मापा जाता है। डीबी जो है इसका संकेत होता है डेसिबल, सुना होगा, ठीक है। तो डीबी डेसिबल ऐसा लिखा होता है, जहाँ पे भी डीबी लिखा होगा समझ जाना डेसिबल की बात कर रहे हैं, ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए आगे स्लाइड में है, डेसिबल भी आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी इसको थोड़ा समझिए कि ये जो है तरंग दैर्ध्य जो है हमारे पास जो आवृत्ति है हर्ट्ज से मापते हैं। तो श्रव्य ध्वनि तरंग, अपश्रव्य या अश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि तरंग क्या होता है, पेपर में इनसे क्वेश्चन बने हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये कहलाता है श्रव्य ध्वनि तरंग, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। उसके बाद देखिए 20 हर्ट्ज से कम कहलाता है अपश्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक, मतलब टोटल आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही सब जो है खेल हो रहा है, समझ रहे हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को कहते हैं श्रव्य ध्वनि, 20 से 20,000 तक को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम होता है, इससे भी अगर कम हो गया, ठीक है, इससे भी कम हो गया, ठीक, तो इसको कहते हैं अपश्रव्य या अश्रव्य ध्वनि। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो गया, देखिए यहाँ पे चिन्ह भी लिखा है ना, 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो गया तो इसको कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। पेपर में आया है पराश्रव्य ध्वनि कौन सी है, तो जिसका अगर बात करें आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है वो पराश्रव्य ध्वनि है, और जिसका 20 हर्ट्ज से कम होता है वो अपश्रव्य ध्वनि या अश्रव्य ध्वनि है। और श्रव्य ध्वनि कौन होगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो है श्रव्य ध्वनि है, मानव द्वारा सुना जा सकता है इस ध्वनि को। इस रेंज में अगर कोई ध्वनि निकलता है तो इसको मानव द्वारा सुना जा सकता है, ठीक है। और ये जो है आवृत्ति ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, उल्कापिंड हो गया, ये ध्वनि जो है इन सब में निकलता है, ठीक है। पराश्रव्य ध्वनि की बात करें तो चमगादड़ हो गया, सोनार तरंग हो गया, ये सब जो है पराश्रव्य ध्वनि सुनने की क्षमता रखते हैं। और जो है चमगादड़ की जो क्षमता है ना सबसे तेज होती है पराश्रव्य ध्वनि सुनने की, 1,00,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकता है, क्लियर। अब पराश्रव्य जो तरंग है या पराश्रव्य ध्वनि है उसका कुछ उपयोग है। उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सोनार प्रणाली में इसका प्रयोग समुद्री गहराई मापने के लिए तथा जल के भीतर डूबी हुई पनडुब्बियों का, ठीक है, डूबी हुई पनडुब्बियों का, दूरी लिखा है इसको सुधार लेना, डूबी हुई पनडुब्बियों का पता लगाने में, ठीक है। तो समझ आया, सोनार प्रणाली में इसका उपयोग समुद्री गहराई मापने में और जल में डूबी हुई पनडुब्बी का पता लगाने में किया जाता है। सोनार सिस्टम का प्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पेपर में सीधे पूछ सकता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोनार तरंग या सोनार प्रणाली या सोनार सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए संकेत भेजना या चिकित्सा विज्ञान में सोनोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंग का। सोनोग्राफी जब कराते हैं ना तो इसमें भी पराश्रव्य तरंग का ही उपयोग किया जाता है, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। जो चिन्ह है बताता है अधिक होती है, ये जो चिन्ह है वो बताता है कम, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से कम होगी तो अपश्रव्य, 20,000 से अधिक होगी तो पराश्रव्य, और जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होगी उसको जो कहते हैं श्रव्य, ठीक है। और मानव अगर सुन सकता है, मानव द्वारा सुने जाने वाली जो है ध्वनि आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव जो है सुन सकता है, इस आवृत्ति को सुन सकता है, ध्वनि आवृत्ति को, ठीक है। अब ध्वनि को ना डेसिबल में मापा जाता है, देखिए डेसिबल में, डेसिबल डीबी लिखा है ना, तो एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि ध्वनि का मापन किससे किया जाता है, डेसिबल से किया जाता है, ठीक है। और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसके अनुसार जो 45 डेसिबल तीव्रता वाली जो ध्वनि है मानव के लिए सबसे उपयुक्त होती है। 45 डेसिबल तक का जो आवाज़ है ना वो मानव के लिए सबसे अच्छा होता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो 45 डेसिबल याद रखिएगा, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने बताया कि 45 जो डेसिबल है इतनी तीव्रता वाली ध्वनि जो है मानव के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। 75 डेसिबल जो है वो मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, ठीक है। मानव के स्वास्थ्य पर जैसे ज़्यादा ध्वनि सुन लिया, चिड़चिड़ा हो जाना, कभी कभी आप सुनते हो ना कोई डीजे बज रहा है बहुत देर तक, कोई गाना कोई बॉक्स बज रहा है, आपके मन में चिड़चिड़ाहट हो जाती है, ठीक है। तो 75 हर्ट्ज से अधिक अगर तीव्रता होगी ना ध्वनि तो ये मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। और 80 डेसिबल से, ये भी याद रखिए 75 डेसिबल होगा ना, हर्ट्ज बोल दिया होगा तो ध्यान देना, डेसिबल में क्योंकि तीव्रता को मापते हैं। और 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को ही शोर कहा जाता है, ये पेपर में आता है। शोर मतलब होता है जो क्या, हल्ला गुल्ला, नॉइस, किसको कहते हैं, 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि को कहते हैं,
ठीक। अब यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है, इसको भी आप थोड़ा समझ जाइए। सामान्य बातचीत के दौरान 30 से 40 डेसिबल तक की आवाज़ निकलती है सामान्य बातचीत के दौरान। तेज अगर बातचीत करते हैं, कोई चिल्ला चिल्ला के बात करे तो 50 से 60 डेसिबल होता है। तेज संगीत गाना वाना बज रहा है, शोर अगर अधिक हो रहा है तो 80 डेसिबल होता है। विद्युत मोटर जो चलता है ना वो 110 डेसिबल होता है वहाँ तीव्रता ध्वनि की। जो पुलिस एम्बुलेंस का सायरन होता है 110 से 120 डेसिबल तक होता है। और जेट विमान का जो तीव्रता है, जेट विमान से जो आवाज़ निकलती, ध्वनि निकलती है, उसकी तीव्रता 140 से 150 डेसिबल तक होती है। तो ये लिस्ट भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ओके, इसमें कोई डाउट है क्या? याद रखना अच्छे से जो जो पॉइंट मैं बताते गया। अब ध्वनि का परावर्तन, तो भाई ये ध्वनि जो है परावर्तन के नियम को लागू जरूर करता है। एक बाधा या अवरोध से टकराकर परावर्तित हो जाती है ध्वनि। अगर किसी आई यहाँ पे मान लो एक दीवार है, दीवार से टकराकर ध्वनि वापस उसी तरह से चली जाती है जिस कोण से आता है। मतलब आपतन कोण जो रहता है, परावर्तन कोण भी वही रहता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण सेम रहता है। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सेम रहता है, इस नियम पर ये काम करता है। इसको परावर्तन की घटना कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग सोनार सिस्टम में करते हैं। ठीक है, जैसे सोनार में समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं ना, तो जो समुद्र की गहराई, मान लो ये समुद्र का तट जो लहर है, ऊपर का एरिया है, ठीक है, और नीचे यहाँ तक गहरा है, तो जो ध्वनि को भेजते हैं और टकरा करके वापस आता है, इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि समुद्र कितनी गहराई है, कैलकुलेशन करके फिर काम करते हैं। स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर रखे रहते हैं अपने गले में टांग करके, उसमें भी इसका उपयोग होता है ध्वनि के परावर्तन का। ठीक है, ध्वनि रोधक जो दीवारें होती है उसमें भी ध्वनि का परावर्तन ही उपयोग किया जाता है। ठीक, प्रतिध्वनि में आते हैं। इको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से 2-3 पॉइंट है ना, अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले प्रतिध्वनि क्या होता है, देखिए, परावर्तक सतह से टकराकर ध्वनि के पुनः सुनाई देने पर प्रतिध्वनि का जन्म होता है। ओके, अर्थात किसी स्थान पर उत्पन्न ध्वनि जब किसी दूर के तल से परावर्तित होकर पुनः सुनाई देती है तब इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, जो आवाज़ गूंजता है कहते हैं ना, बस वही तो है प्रतिध्वनि, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आवाज़ की गूंज जो होती है, जब हम बोलते हैं तो दीवार से या किसी अवरोध से टकरा कर वापस हमें सुनाई देती है। कुएं में गहराई वाले जगह में जाकर चिल्लाते हैं तो वापस वो आवाज़ हमारी तरफ उलट के आती है। शांत जंगल में जाके चिल्लाते हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ के, तो भी वापस आवाज़ सुनाई जाती है। यही तो प्रतिध्वनि है, इको है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ओके, तो प्रतिध्वनि समझ आ गया ना। प्रतिध्वनि मतलब गूंज, ऐसे भी याद रख सकते हैं, इको जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, अब इसके लिए जो है प्रतिध्वनि के लिए आवश्यक शर्त, आवश्यक दशाएं, आवश्यक स्थिति क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, परावर्तक तल का क्षेत्रफल एरिया अधिक हो तथा प्रारंभिक ध्वनि लघु और उच्च आवृत्ति की हो। ठीक है, तो प्रारंभिक ध्वनि जो हम बोल रहे हैं ना, छोटा होना चाहिए लेकिन आवृत्ति उसकी उच्च होनी चाहिए। ठीक है, उच्च आवृत्ति का आवाज़ हम अगर निकाल पा रहे हैं तब वो प्रतिध्वनि के रूप में हमको सुनाई देगा। लेकिन क्षेत्रफल भी अधिक होना चाहिए भाई, जहाँ पर आवर्तक तल है, जहाँ से टकरा कर आवाज़ आनी है, वो भी अधिक होना चाहिए। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, परावर्तक तल ध्वनि स्रोत से कम। ठीक है, मतलब अगर आप अपना प्रतिध्वनि सुनना चाहते हैं तो आप, और परावर्तक तल जो है, जैसे मान लो कुआं में आप चिल्ला रहे हो, कुएं में, और कुएं का जो परावर्तक तल है, कुएं की गहराई है, वो कम से कम 17 मीटर, लगभग 17 मीटर या 16.6 मीटर होनी चाहिए, तभी जा कर के आपको वो प्रतिध्वनि सुनाई देगी। इससे कम होगा तो नहीं, इससे ज़्यादा होगा तो भी नहीं। ठीक है, कम से कम, इससे ज़्यादा होगा तो चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा होगा तो चलेगा। ठीक है, 16.6 मीटर से कम है। मान लो आप खड़े हैं घर पे इस तरह से, और यहाँ पे सर तो बोले थे कि हमको प्रतिध्वनि सुनाई देगा, तो आप यहाँ से बस चिल्लाए जा रहे हैं, यहाँ से आप चिल्लाए जा रहे हैं, आवाज़ टकराएगी और आवाज़ आप तक नहीं आएगी। फिर आप मुझे बोलोगे कि भाई आवाज़ तो नहीं आ रही, सर बोले थे प्रतिध्वनि हमको सुनाई देगा, बट यहाँ तो नहीं दे रहा है। तो कारण क्या है, समझ रहे हो? क्योंकि आप और ये आपके बीच, ये जो आवाज़ कर रहा है, या जो कह सकते हैं ध्वनि स्रोत है, उसके और ये जो दीवार है, जो परावर्तक सतह है, परावर्तक तल है, उसके बीच दूरी 17 मीटर लगभग होनी चाहिए। 17 मीटर इन दोनों के बीच। तो याद रखिएगा, पेपर में ये क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि के लिए परावर्तक सतह, परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच कम से कम, मिनिमम, कम से कम या न्यूनतम कितनी दूरी जरूरी है? तो 16.6 मीटर, जिसको लगभग 17 मीटर मान सकते हैं, पहला चीज।
दूसरा चीज़ एक और याद रखना है आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि 0.1 सेकंड के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.1 सेकंड के बाद कान में पहुंचती है प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि हमारे कान में 0.1 सेकंड के बाद या 1/10 सेकंड भी लिखा हो सकता है पेपर में, इसलिए मैंने कोष्टक में दोनों लिखा है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इससे क्वेश्चन बने। प्रतिध्वनि कितने सेकंड बाद हमारे हमको सुनाई देती है, याद रखिएगा 0.1 सेकंड के बाद या 1/10वें सेकंड में सुनाई देती है। तो ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, 17 मीटर 0.1 सेकंड, दोनों याद रखिएगा। प्रतिध्वनि क्या होता है समझ आ गया। प्रतिध्वनि के लिए आवश्यक शर्त क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये जबरदस्त क्वेश्चन बनता है यहाँ से प्रतिध्वनि इको से, ठीक है। अब एक शब्द आता है अनुरणन, ये क्या होता है, रिवर्बरेशन। ये होता है क्या, देखिए ये क्या होता है अच्छे समझिएगा। जैसे सिनेमा हॉल हो गया, घर हो गया, इसमें जब ध्वनि स्रोत को हम बंद कर देते हैं तो बंद करने के बाद भी ध्वनि कुछ देर तक हमको सुनाई देती रहती है, इसी घटना को ही अनुरणन कहते हैं, ठीक है। प्रतिध्वनि के बंद होने तक के समय को अनुरणन काल या रिवर्बरेशन पीरियड कहते हैं। और अनुरणन से श्रवण में बाधा ना हो इसलिए हॉल की दीवारों में खुरदुरे प्लास्टर लगाए जाते हैं, ध्वनि अवशोषक पटल लगाए जाते हैं, ठीक है। क्या क्या लगाया जाता है, खुरदुरा प्लास्टर लगाया जाता है, ध्वनि अवशोषक पटल जिसको एकॉस्टिक पैनल्स भी कहते हैं। खासकर आप देखे होंगे जो स्टूडियो वगैरह होते हैं वहाँ पे ये सब लगा होता है, एकॉस्टिक पैनल लगे होते हैं। कारण क्या है समझ रहे हैं कि जो ध्वनि हमको सुनाई देता है, ठीक है, सुनाई देता है ना, वही बस है, वही आवाज़ ना सुनाई दे या रिपीट ना हो, ठीक है, या गूंजे ना, इसलिए हम क्या कहते हैं ये पटल लगा करके रखते हैं, अवशोषक पटल जिसको एकॉस्टिक पैनल्स कहते हैं, ठीक है। या दीवार जो है खुरदुरा प्लास्टर कर देते हैं दीवार में, जिससे क्या होता है ध्वनि टकरा के गूंजता नहीं है, वो अवशोषित हो जाता है उसमें। क्लियर हो गया, समझ आया। अनुरणन क्या है, अच्छे से ये टर्म अच्छे से याद रखिएगा, कोई कठिन नहीं है, लेकिन जब तक हम इसको कभी कभी सुने नहीं रहते और पेपर में अचानक से आ जाता है तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक। अब आगे देखते हैं ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है, याद रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल, ठीक है, डेसिबल है। डेसिबल हिंदी में आप लिख सकते हैं, डीबी से दर्शाते हैं डेसिबल, ठीक है, याद रहेगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है, डेसिबल में मापन किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए प्रबलता या लाउडनेस, ठीक है, लाउडनेस या प्रबलता या हल्ला करते हैं जो आवाज़ करते हैं हम, उसकी प्रबलता कितनी है वो किस पर निर्भर करता है, आयाम पर। अब आयाम क्या चीज़ है भाई, देखिए आयाम क्या चीज़ है, आयाम ये है कि भाई जितना, देखिए माध्य स्थिति से जितना ऊपर जाएगा इसको अधिकतम विस्थापन को ही आयाम कहते हैं, शुरू में ही मैं पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये आयाम क्या होना चाहिए, आयाम पर निर्भर होता है प्रबलता। प्रबलता अगर आपको अधिक चाहिए तो आयाम भी अधिक होनी चाहिए, समझ रहे हैं। प्रबलता अधिक तो आयाम भी अधिक। ये जो डायग्राम नीचे में दिख रहा है ये है प्रबलता वाला, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आयाम कम है, यहाँ पे आयाम कम है, तो ध्वनि कैसी होगी, मंद ध्वनि होगी, धीमी आवाज़ निकलेगी। लेकिन यहाँ बोलते हैं वह आयाम ज़्यादा है, ऊपर है, तो यहाँ पे प्रबल ध्वनि होगी, ध्वनि जो है तेज होगी, आवाज़ हमको अच्छे से सुनाई देगी, यह ठीक है। तो ध्वनि अगर बात करें प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, आयाम पर। और ध्वनि की प्रबलता को मापने वाली इकाई डेसिबल है, डेसिबल में इसका मापन किया जाता है ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता का, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया। अब सेकंड जो चीज़ है, ये डायग्राम इसका है प्रबलता वाला, ये वाला इस तरफ वाला डायग्राम, ठीक है ये। अब आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं तारत्व या पिच। पिच जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। आवृत्ति पता है ना, आवृत्ति क्या होता है, 1 सेकंड में जितने कंपन करते हैं उसकी संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो इसी के वजह से जितना कंपन करेगा उसके वजह से आवाज़ तीखा या भारी होता है। आवाज़ किसी का तेज सुनाई देता है, तीखा लगता है, और किसी का भारी लगता है, इसका कारण यही है पिच, ठीक है। तो देखिए निम्न तारत्व या निम्न पिच वाला कैसा होगा, तो यहाँ पे आवृत्ति देखिए 1 सेकंड में कितने बार कंपन कर रहा है, मात्र इतने बार। जबकि यहाँ देखिए उच्च तारत्व है तो इसमें 1 सेकंड में कितने बार कंपन कर रहा है, तो इसको देखिए अच्छे से, 1 सेकंड में बहुत बार यहाँ कंपन की संख्या बढ़ गई, ठीक। तो यहाँ पे ध्वनि तरंग की निम्न आवृत्ति अर्थात ध्वनि का निम्न तारत्व है, ठीक है। इसको देख के बता सकते हैं आप ये कंपन करने की संख्या को। और यहाँ ध्वनि तरंग की उच्च आवृत्ति ध्वनि का उच्च तारत्व है, ये कंपन करने की संख्या को देख के बता सकते हैं। यहाँ कंपन ज़्यादा होता है मतलब उच्च तारत्व है या उच्च पिच है, हाई पिच है, और यहाँ कंपन कम है तो पिच कम है, ठीक है।
यहाँ तक समझ आया? दोनों समझ आया? तारत्व या पिच क्या होता है? पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है, जबकि प्रबलता जो है आयाम पर निर्भर करता है। डायग्राम के माध्यम से भी मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, प्रयास किया। देखिए, अगर मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में तो बिल्कुल लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है, फ्री में आपको करना है भाई लाइक, कोई पैसे नहीं लगते लाइक करने के। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ध्वनि का अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ साउंड थोड़ा देख लेते हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में अलग होता है, औद्योगिक क्षेत्र में अलग होता है। जैसे वैज्ञानिक क्षेत्र में अगर बात करें तो अल्ट्रा साउंड होता है, अल्ट्रासोनिक, जिसको हम सोनोग्राफी भी कहते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। सोनार द्वारा समुद्र की गहराई ज्ञात करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं ध्वनि का। भूकंप की चेतावनी के लिए, ठीक है, भूकंप की चेतावनी के लिए, जो भूकंप आने वाला है कैसे पता चल जाता है, तो जो यंत्र होते हैं उसके लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं वैज्ञानिक क्षेत्र में। ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, आगे अगर हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो अल्ट्रासोनिक क्लीनर के रूप में जटिल यंत्र की सफाई करने में जो इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे यंत्र जो हमारे पहुंच से बाहर होते हैं या उसको हम नॉर्मल तरीके से साफ सफाई नहीं कर सकते, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और धातु की दरार को जांच करने के लिए, ठीक है, किसी धातु में अगर दरार आ गया, क्रैक आ गया, उसको अगर चेक करना है ना तो इसका उपयोग किया जाता है ध्वनि का। ये इसके औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में अनुप्रयोग थे, ज़्यादा कठिन नहीं है, ये आसान था। ठीक है, सोनार में आ जाते हैं। सोनार सिस्टम बहुत बार आपने सुना होगा। ठीक है, अब ये सोनार सिस्टम क्या है, तो सोनार जो है ना इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। सोनार में SO जो है उसका फुल फॉर्म होता है साउंड, ठीक है, N का मतलब होता है नेविगेशन, A का मतलब होता है एंड और R का मतलब होता है रेंजिंग। तो ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, याद रहेगा। पराश्रवित तरंगे भेजी जाती है, समुद्र तल से परावर्तित होकर वापस आती है। इस प्रकार समुद्र की गहराई का मापन इस विधि से किया जाता है, इस तकनीक से किया जाता है। ठीक है, ओके, आगे देखें तो यहाँ पर देखिए सूत्र की अगर बात करें तो गहराई बराबर, गहराई का मापन करें तो ध्वनि की जो गति रहेगी गुणा कुल समय, जितना समय लगेगा, और भागित में क्या करना है, 2 करना है। ये होता है गहराई का सूत्र। तो 2 सूत्र हो गए। एक तो ध्वनि तरंग या तरंग का जो वेग होता है v बराबर n लेमडा, बहुत बार इसका उपयोग किए, और एक सूत्र ये हो गया। तो 2 सूत्र आपको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 सूत्र हैं। ज़्यादा अंकिक प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अंकिक प्रश्न में ज़्यादा आप इसमें ना घुसें तो ही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाइए और MCQ जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो आप अच्छे से लगा करके जाइएगा। डेफिनेटली आपका सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाला है। ठीक है, तो जहाँ जितना मैंने पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक और कॉन्सेप्ट मैक नंबर, हो सकता है मैक नंबर पहली बार आप सुन रहे होंगे। ये मैक नंबर आखिर है क्या? तो मैक नंबर या मैक संख्या वह अनुपात है जो किसी वस्तु की गति v और उसी माध्यम में ध्वनि की गति a के बीच होता है। अनुपात है एक तरह का, किसका किसका अनुपात है? तो वस्तु की गति तथा ध्वनि की गति का अनुपात जो होता है उसे ही मैक नंबर या मैक संख्या कहते हैं। ठीक है, आसान था। सूत्र मैक संख्या का समझ आया। v क्या है? v जो है v वस्तु की गति है और a क्या है? ध्वनि की गति है। ठीक है, तो v बटे a को ही मैक नंबर कहते हैं, कोई खतरनाक चीज़ नहीं है। ठीक है, जब कोई वस्तु हवा में ध्वनि से तेज गति करती है तब मैक संख्या 1 से अधिक होती है। समझ रहे हैं? कोई मान लो वस्तु है, कोई पिंड है, ठीक है, 1 से अगर उसकी मतलब कह सकते हैं हवा से तेज अगर गति कर रहा है तो मैक संख्या जो है 1 से क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, विमानन और सुपरसोनिक उड़ान में इसका बहुत उपयोग होता है। तो जेट प्लेन वगैरह में मैक संख्या का उपयोग किया जाता है। मैक नंबर का उपयोग कहाँ होता है? अगर ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं तो याद रखिएगा, विमान हो गया, जेट हो गया, इसमें। ठीक, चलिए, तो ये लास्ट टॉपिक है आज का, डॉपलर प्रभाव। दो टॉपिक बच गए। ठीक है, यहाँ पर ध्वनि बूम को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। सोनिक बूम किसको कहते हैं? जब कोई वस्तु ध्वनि की गति 1 मैक या उससे अधिक की चलती है तब वायुमंडल में एक तीव्र और तेज आवाज़ उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। ठीक है, तो ध्वनि के जो कोई वस्तु जो है ना, मान लो ध्वनि के वेग से ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, तब जो है वहाँ पर आवाज़ उत्पन्न होगा, तभी तो 1 मैक होगा। यहाँ पे 1 मैक क्या होगा हम लोग पहले समझ लिए। ठीक है, कि ध्वनि की गति से भी तेज चलता है। कोई वस्तु जो है ध्वनि से भी तेज गति से चलता है। ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर कोई वस्तु इससे भी तेज चल रहा है तो उस मैक संख्या क्या होगा? 1 से अधिक होगा। और जब किसी वस्तु का मैक संख्या 1 से अधिक होता है, ठीक है, तब वायुमंडल में एक तीव्र तेज आवाज़ उत्पन्न होता है, इसे ही ध्वनि बूम कहते हैं। कितना आसान है, समझ रहे हो? ठीक है, इसलिए मैक नंबर आपको पढ़ना जरूरी था, मैक नंबर समझना जरूरी था। यह तेज आवाज़ हवा में दबाव तरंगों के कारण तरंगों के एक साथ
अचानक आ जाने के कारण उत्पन्न होती है। सुपरसोनिक विमान है, इसके कारण ज़्यादातर ये होती है क्योंकि यहाँ पर जो है, तो सुपरसोनिक विमान के कारण जो है क्या होता है, यहाँ पे उत्पन्न होती है ध्वनि बूम। ठीक है, और इसका प्रभाव अगर बात करें तो वातावरण में कंपन होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, कांच या जो खिड़की टूटने का खतरा रहता है, लोगों और जानवरों में घबराहट उत्पन्न होती है ध्वनि बूम के दुष्प्रभाव या प्रभाव कह सकते हैं। ठीक है, बहुत तेज आवाज़ उत्पन्न होता है, उसे ध्वनि बूम कहते हैं। तो आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, जब कोई ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच दूरी बदलती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन होता है, परिवर्तन प्रतीत होता है। इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण अच्छे समझ पाएंगे कि जब एम्बुलेंस पास आती है तो एम्बुलेंस में जो सायरन बजता है उसकी आवाज़ हमको तेज सुनाई देती है, और जब वह दूर जाती है तो धीमी लगती है। यही तो है डॉपलर प्रभाव। तो पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो ध्वनि से बोलिएगा। ठीक है, और जो है स्रोत की ओर आने पर आवृत्ति बढ़ती है और स्रोत से दूर जाने पर आवृत्ति घटती है। ये डॉपलर ने ही कहा था, आवृत्ति बढ़ने की वजह से ध्वनि तीव्र लगती है, आवृत्ति घटने की वजह से ध्वनि जो है धीमा या मंद लगता है। यही डॉपलर प्रभाव है। तो ये था आज का बेहतरीन सेशन। अगर आपने इस सेशन को एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा, तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ये पूरा कंप्लीट टॉपिक आपका कवर हो गया यहाँ, और आगे इसके बाद किसी भी जगह आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, बाकी ये जो PDF वगैरह सब आपको मिलेंगे हमारे जो है ऑफिशियल ऐप पर। ऑफिशियल ऐप का जो है हम जल्द ही लॉन्चिंग करने वाले हैं, काम लगातार उस पर जारी है। ठीक है, तो जल्दी ही आपको ऑफिशियल ऐप भी हमारा मिल जाएगा, जहाँ पे हम नोट्स वगैरह सब आपको शेयर कर पाएंगे आसानी से, और टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी आपको वहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, टेंशन नहीं लेना है। ये 30 दिन जो लगभग बाकी है, 30 से ज़्यादा दिन है, मैं 30 दिन मान के चलता हूँ। 30 दिन में आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाकी MCQs हमारे चल रहे हैं, वो सीरीज़ भी आप लगातार देखते चलिएगा। प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है जनरल साइंस का। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पे जा करके MCQ भी जरूर आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए तो सीख गए। और किसी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट होता है, अगर कोई सवाल है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे आपको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।